बेरोजगारी का मुद्दा विधानसभा में गूंजा। बेरोजगारों की स्थिति राजस्थान में किसी से छिपी हुई नहीं है। विपक्ष ने बेरोजगारी पर सरकार को घेरा। आज राजस्थान में बेरोजगारी दर की बात की सबकी। लोक नीति और CSDS ने एक सर्वे में यह भी कहा है कि आज का युवा 62% युवा जो है वो बेरोजगारी की गंभीर समस्याओं से ग्रस्त है। विपक्ष की सरकार से भर्तियों को लेकर श्वेत पत्र लाने की मांग। आज राजस्थान लोक सेवा आयोग को यदि मैं कांग्रेस लोक सेवा आयोग कहूं तो भी शायद अनियमित होगी। और कांग्रेस में पहले कहते थे कि दाल में कुछ काला होता है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली दिखाई दे रही है। सतीश पूनिया बोले, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर राजस्थान में। इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किसी प्रदेश में है, 27.6, वो प्रदेश राजस्थान है। सीएम गहलोत ने देश में बढ़ती बेरोजगारी पर जताई चिंता। गहलोत का ट्वीट, देश में बेरोजगारी की बढ़ती दर गंभीर चिंता का विषय। खाचरियावास बोले, बीजेपी नेता झूठे आंकड़े पेश करके लगा रहे हैं आरोप। जो झूठे आंकड़े बीजेपी के नेता प्रस्तुत कर रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के क्या हालात थे, कितने घोटाले हुए, सब पूरे राजस्थान के सामने है। नौकरी के नाम पर सियासत काम पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। रिपोर्ट सुनी आपने। बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार पर जमकर प्रहार किया। 5 साल पहले कांग्रेस ने तब की भाजपा सरकार पर इसी मुद्दे पर प्रहार किए थे, और उससे 5 साल पहले भाजपा ने तब की कांग्रेस सरकार पर, यानी राजनेताओं के लिए और राजनीति के लिए रोजगार का मुद्दा बेरोजगारों से कहीं ज्यादा रोजगार प्रदाता है। खैर, ये अलग बात हुई। बेरोजगारों के लिए कोरोना वज्र की तरह टूटा है और भाजपा इसी आंकड़े को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर है कि राजस्थान में बेरोजगारी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी, इन सवालों के जरिए कि राजनीति रोजगार के नाम पर या बेरोजगारी के नाम पर। रोजगार पर वादा फरामोशी के आरोप सही हैं या केवल सियासत हैं? और पिछली सरकार में बेरोजगारी बढ़ने के कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, उनमें कितना दम है? हमारे साथ अवधेश आकोदिया जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र यादव हमारे साथ हैं, एकीकृत बेरोजगार महासंघ के संयोजक हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। और भारतीय जनता पार्टी से सुमित गोदारा थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, भाजपा के मित्र जुड़े हमारे साथ। उससे पहले मैं आपके पास सवाल लेकर आ रहा हूँ, किस तरह से क्या कमी या झूठ इन हमलों में, इन आरोपों में आप देख रहे हैं, जो सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर लगा रही है? सुमित जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बोलिए स्वर्णिम जी, पहले आप बोलिए। देखिए जेपी जी, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं 2 आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर वास्तविकता देखी जाए तो राजस्थान की पिछली पूर्ववर्ती जो भाजपा सरकार थी, उसके पूरे शासनकाल के दौरान केवल 1.5 लाख नौकरियां प्रदान की गई थी। और जो बेरोजगारी दर थी, जिसका आज ये रोना रो रहे हैं, वो बेरोजगारी दर उस वक्त राष्ट्रीय औसत थी 6.3%, और राजस्थान की बेरोजगारी दर थी पूरे इनके कार्यकाल के दौरान 14%। ये प्री पैंडेमिक की बात है, जब ना पैंडेमिक था ना कोई मजबूरी थी। आज की जो बात कर रहे हैं, आज बेरोजगारी की ये बात कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय जो दर है वो अभी पिछले 2 महीने पहले 14.75% रही है। तो ये सारे देश का एक ट्रेंड है। और आज की स्थिति में जब राजस्थान सरकार 97,000 जो है करीब रोजगार दे चुकी है, और 42,000 कुछ रोजगार जो है दीपावली तक जो नौकरियां हैं, इनकी प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। और ये हमने वादा किया था, जबकि भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखें तो इनका तो चुनाव में ही वादा केवल इतना सा था कि 30,000 नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। ये तो हम 3 साल पूरे होने से पहले ही पूर्ण कर लेंगे ये आंकड़ा तो। और सबसे बड़ी बात यह है
कि जब राष्ट्रीय औसत इतनी बढ़ी हुई थी तो राजस्थान जैसा मरु प्रदेश जहाँ पे खेती नहीं है, यहाँ पे रोजगार के साधन कम है, तो रोजगार मांगने वाले ज्यादा हैं, इस कारण से ये दर आ रही है। लेकिन इसको भी काबू में किया जा सकता है। और अगर राष्ट्रीय औसत आप देखें तो राष्ट्रीय औसत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए केंद्र सरकार ने? कोई कदम नहीं उठाए। अगर रोजगार पूरे देश में अगर प्रदान किए जाते या छूट प्रदान की जाती कंपनीज को, एमएसएमईज को, फैक्ट्रीज को, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी दर में कमी आती। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश भर में जब कोरोना शुरू हुआ था तो बेरोजगारी दर 45 वर्ष में सर्वाधिक थी। तो ये सब परिस्थितियां, इन परिस्थितियों पे इनको जवाब देना चाहिए। सही बात है। सवाल आपके पास भी है, सवाल सुमित जी के पास भी है, सुन लीजिए, इनके भी सवाल सुन लीजिए। लेकिन पहली बात तो ये देखिए स्वर्णिम जी, आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किया ना, सितंबर 2016 के आंकड़े मैंने देखे, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसको सही करने की जरूरत है जो आप बोल रहे हैं वो। पहली बात। दूसरी बात, हम अभी राज्य की बात कर लें, फिर केंद्र के ऊपर भी आ जाऊंगा मैं। सुमित जी बोलिए, जो स्वर्णिम चतुर्वेदी जी ने कहा उसमें कहाँ खामी देखते हैं? आपके समय भी रोजगार बड़ा मुद्दा नहीं था क्या? 15 लाख रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरियां देंगे या रोजगार देंगे? आखिर तक इसी पर बहस चलती रही कि आपने रोजगार कहा था या नौकरी कहा था। जेपी शर्मा साहब, मैं थोड़ा सा पीछे की ओर ध्यान आपका जरूर ले जाना चाहूँगा जी। 98 से 2003 जब अशोक जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उस समय एक भी नौकरी इन्होंने नहीं लगाई। सारे के सारे युवाओं में ये चल गया कि पढ़कर क्या करेंगे, कि रोजगार मिल ही नहीं रहे, वो भी समय था। और 2003 से 8 जब मुख्यमंत्री वसुंधरा जी की सरकार आई तब टीचर्स और इतनी भर्तियां निकाली गई थी, उससे बीजेपी को ना सिर्फ फायदा हुआ बल्कि युवाओं और आम गाँव में बैठा व्यक्ति को लगा ये भारतीय जनता पार्टी है जो आम जन को रोजगार प्रोवाइड करती है। और ऐसा ही पिछले कार्यकाल में आप देखो, फर्स्ट ग्रेड टीचर्स हो, ऐतिहासिक 13,000 लेक्चरर लगाए भारतीय जनता पार्टी ने एट ए सिंगल टाइम। वो अपने में बहुत बड़ी बात थी। तो लगातार बीजेपी ये प्रयास करती रही और काम करती रही। अब वर्तमान में आप देखिए जो सरकार, स्वर्णिम जी आपकी सरकार का जो मैनिफेस्टो था उसमें 2 बिंदु आपने जो उठाए जनता के बीच में और सबसे महत्वपूर्णता के साथ, और वो पहला जो आपके मुखिया युवराज बोले कि 1 से 10 तक गिनती कर कर किसानों का ऋण माफ करेंगे, तो और दूसरा आपने कहा बेरोजगारों को भत्ता देंगे। और आप देखो कितने बेरोजगारों का आपने भत्ता दिया, कितनों ने रजिस्टर्ड करा, लगभग 18 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया और आपने 1,60,000 के आसपास सिर्फ भत्ता, बेरोजगार भत्ता पिछले 3 साल आपकी सरकार को होने जा रहे हैं। और आप देखिए CMI सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी वो कह रही है देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार किसी राज्य में है तो वो राजस्थान है। वो क्यों? क्योंकि 3 साल से नौकरियां सिर्फ आप भर्तियों की गिफ्टें निकालते हो, भर्तियां होती नहीं है। एक गांव का आदमी बेचारा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए शहर में कोचिंग में कहीं भेजता है, कितने रुपए उसकर लगते हैं, कितना वो बेचारा कर्ज के नीचे डूबता है। और फिर तारीख पे तारीख इम्तिहान पोस्टपोन, और जब इम्तिहान होता है तो जिस तरह से ये नकल माफिया काम कर रहे हैं उसमें राजस्थान सरकार नाकाम रह रही है। तो हर जगह बेचारा बेरोजगार और गरीब आदमी, ग्रामीण आदमी और जो साधारण गरीब परिवार से चाहे शहर के हों वो बेचारे पीटे जा रहे हैं बेरोजगार के नाम पर। आपने जो इस बनाया लोगों को मूर्ख, युवाओं को, उसका आज राजस्थान भुगत रहा है। तभी पूरे भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहीं है तो राजस्थान में। और आप देखिए जब कोरोना काल में आपने कहा था कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं हम उनको रोजगार देंगे, 15 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड कराया और आपने मात्र 5,000 लोगों को रोजगार दिया। तो इससे ज्यादा मजाक आपने क्या कराया राजस्थान की जनता के साथ? सुमित जी इसका जवाब तो देखिए स्वर्णिम जी दे देंगे, लेकिन मुझे बताइए कि आपके तो वक्त तो बहुत स्मूथ सिस्टम था, बहुत अच्छे काबिल लोगों को आपने बिठाया था, कोर्ट में कोई मामले अटके नहीं थे, नकल होती नहीं थी, रामराज्य था, सब कुछ अच्छा था। फिर भी आप 5 साल में 1.5 लाख लोगों को रोजगार दे पाए, 1.5 लाख लोगों को नौकरी दे पाए। 1.5 लाख तो सरकारी थी, ये तो डायरेक्ट था। और इंडायरेक्ट कितने दिए उसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते। वर्तमान सरकार ने तो अभी कुछ ही नहीं किया। तभी तो मैंने आपको पृष्ठभूमि में ये अशोक गहलोत जी थे 98 में से 2003 में गाँव में और शहरों में पढ़ना ही छोड़ दिया लोगों ने कि रोजगार ही नहीं है, पढ़ के क्या करेंगे। ये अशोक जी की खासियत रही है कि सिर्फ नारे देते हैं, करते कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे आप कैटेगरिकली ये बता दीजिए जो आज आप लोगों ने आरोप लगाया कि आपके समय शुरू की गई भर्तियों को आगे बढ़ा करके ये लोग वाहवाही लूट रहे हैं, वो कौन सी भर्तियां हैं? वो लगातार आप शिक्षक भर्ती लो, पुलिस वाली भर्तियां उस टाइम की घोषणा करी, आप वेटनरी टीचर्स की लो, अनेक ऐसी नौकरियां जो उस टाइम की घोषणा की गई थी। वर्तमान से सरकार हमारी रही नहीं और अभी वर्तमान सरकार में अभी लगातार चल रही है और अभी तक उस पर कोई कार्य पूरा हुआ नहीं, अभी तक नियुक्ति हुई नहीं। चिकित्सा विभाग में भी देखो। हाँ। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा शर्मा जी, इन्होंने संविदा कर्मियों का भी विषय उठाया था कि हम 2.5 लाख संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे। आज 3 साल होने जा रहे हैं, उन पे कोई भी कार्रवाई, कोई भी उन्होंने अभी तक सरकार ने फाइल आगे नहीं चलाई। और आप देखिए नर्सिंग कर्मचारी जो इस कोविड काल में कितनी उन्होंने मदद करी, जो बेचारे लगे संविदा पर, उनको भी कम से कम परमानेंट करते तो हमें लगता है कि वास्तव में सरकार है
संवेदनशील सरकार है और मुख्यमंत्री अपने आप को बताते हैं कि मैं प्रयास करता हूं, तो हमें प्रयास दिखता, पर कहीं नहीं दिखा उनका प्रयास। 18 महीने से मुख्यमंत्री आवास में है, वो प्रयास हमें जरूर दिखा। स्वर्णिम जी कुछ अगर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, फिर मैं उपेंद्र यादव के पास जाऊंगा। बोलिए। करना चाह रहा हूँ, बार बार ये बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे उठाते हैं कि साहब हमने वादा किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने वादा नहीं किया था? गौरव संकल्प पत्र अगर याद हो तो विधायक हैं, चुनाव लड़ा है, उसमें 5,000 रुपए प्रति माह देने का आपने वादा किया था। और आपने क्या वादा किया था? केवल 30,000 नौकरियों का। और जो नौकरियां, अगर जो ऑडिट रिपोर्ट भी आई है ये इसके कौशल विकास निगम की, इसके अनुसार भी पता पड़ता है केवल 70,000 लोगों को जो है कौशल सवाल उठाने का अधिकार नहीं मिलता है, ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं तो ये कह रहा हूं साहब कि हमारे यहाँ पे हमने तो 3 साल में ही उतनी नौकरियां दे दी जितनी इन्होंने दी नहीं पूरे 5 साल में, और सिर्फ वादे ही तो किए। उसके अलावा आप बताइए, 2 करोड़ नौकरियां तो प्रधानमंत्री जी ने देने का वादा किया था प्रतिवर्ष। क्या हुआ उस पर तो कोई सवाल नहीं उठाता आज। और आज अगर राजस्थान सरकार कोरोना काल के दौरान भी, जबकि हमारा आधे से अधिक कार्यकाल उसमें निकल गया और हमने लोगों को रोजगार दे रहे हैं और हमने सुधार किए, सुधार भी इस तरह से कि अगर कोई वैकेंसी होगी तो उसी कहना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर में वहां पे उसकी भर्ती के लिए, नौकरी के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी। ये सारे सुधार हमने किए, आप भी कर लेते। इतने सारे सुधार हो गए। स्वर्णिम जी की पार्टी जब सरकार में आती है सुधार करती है, सुमित जी की पार्टी सरकार में होती है सुधार करती है, लेकिन उपेंद्र यादव जैसे लोग हमेशा सड़क पर ही रहते हैं, संघर्ष ही करते रहते हैं। क्यों भाई उपेंद्र यादव? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा बेरोजगारों की पीड़ा के लिए आपने डिबेट की, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता से करना चाहूंगा कि आज बेरोजगार अवसाद में, क्यों अवसाद में, उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान पुलिस भर्ती का ऑनलाइन पेपर आउट हुआ, जेल प्रेरी 2016 का हुआ, फिर इस सरकार में लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, जेल भर्ती का पेपर आउट हुआ, फर्जी डिग्री आ रही है, डमी कैंडिडेट बैठ रहे हैं। आज अब नीट की आप देख लीजिए और एसआई भर्ती का आप देख लीजिए, लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। आज बेरोजगार अवसाद में, इस फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए आप कदम उठाइए। आज बेरोजगार अवसाद में जा रहे हैं, आत्महत्या करने की कगार पे, आप इस पे कानून क्यों नहीं बना रहे? आप नेताओं का सवाल आता है तो आप अपने लिए पैसे बढ़ाना कोई भी कानून बना लेते हैं। आज मुझे याद है, मैंने कई लोगों को देखा, आज तक पता नहीं चला कि पेपर आउट कहां से हुआ, कौन कौन अपराधी थे। वो जेल में जाते हैं और थोड़े दिन बाद जेल से बाहर आ जाते हैं। जब मुझे जेल में डाला गया तो मेरी उनकी मुलाकात वहां जेल में हुई, सेंट्रल जेल में, और बाद में पता चला कि वो बाहर आ गए, फिर वापस लिप्त हो गए। तो उनके खिलाफ कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? इंटरव्यू प्रथा समाप्त क्यों नहीं की जा रही? बाल राज्य का कोटा समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा? ये तमाम ऐसे विषय हैं। प्रदेश के बेरोजगार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि आप राजनीति प्रत्यारोप लगाने के बजाय आप सोचिए कि प्रदेश के बेरोजगारों को रोजगार कैसे दिया जाए, इनके फर्जीवाड़ा कैसे रोका जाए। आज रो रहे, आज हर जगह ये न्यूज आ रही कि पेपर लीक हो गया, सेंटर बिक गया, बाहरी राज्य के लोग आ गए। तो इस पे आप सब मिलकर राजनीति करने के बजाय प्रदेश के युवाओं को कैसे प्राथमिकता मिले इसमें सोचना चाहिए। आज आरोप प्रत्यारोप आप कह रहे हो 2013 की पंचायत राज एलडीसी भर्ती पूरी सरकार बीजेपी के साल के 5 साल निकल गए, वो आज भी अधूरी है। नर्सिंग भर्ती 2013 आज भी अधूरी है। आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 1005 पदों पर आज भी अधूरी है। आज ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इनकी भर्तियों को पूरा कर दिया, लेकिन सवाल है सिस्टम में सुधार कैसे हो, बेरोजगार को, योग्य बेरोजगारों को रोजगार कैसा मिले। भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी किए। एक चीज माननी पड़ेगी, कोरोना काल में 30 से 40,000 लोगों को वर्तमान सरकार ने नौकरियां दी, हमने धन्यवाद भी दिया, लेकिन सवाल है सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति है चिकित्सा विभाग की। प्रयोगशाला सहायक भर्ती अभी विलंबित है। 2018 की जो कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं उनके 2 लोग या इस दुनिया में नहीं रहे, ड्यूटी देते चले गए। इसके अलावा चाहे वो रेडियो का लैब टेक्नीशियन जिनकी सूची जारी हुई है 3 महीने उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, कुछ भर्ती कोर्टमेट की पड़ी है, वही ईसीजी, वही सीएचओ। इसके अलावा शिक्षा विभाग के हालात देख लीजिए, तो तमाम भर्ती प्रक्रिया रुकी पड़ी है। चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 हो, चाहे 16 हो, चाहे रीट 2018, 67 दिन से धरना बीकानेर चल रहा है। लेकिन इन चीजों को लेकर सोचना होगा। हम आरोप प्रत्यारोप लगा लेंगे, लेकिन उन बेरोजगारों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है एक बात सोचिए। नेता से यही मेरा निवेदन इन सबसे। ये उपेंद्र यादव ने जो धन्यवाद ज्ञापन किया आप दोनों का, उस पर पहले कौन प्रतिक्रिया देना चाहेगा आप दोनों में से? उपेंद्र जी आप, स्वर्णिम जी आप, या सुमित जी आप बोलना चाहेंगे? उपेंद्र जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने बात सही रखी। वास्तव आप विपक्ष में नहीं, स्वर्णिम चतुर्वेदी तो अभी धन्यवाद दे नहीं सकते। नहीं, बात पक्ष विपक्ष नहीं, बात जेपी जी इनकी बात बिल्कुल सही है कि अपने राजस्थान में जैसे आरएस का एग्जाम है तो हर साल नहीं होकर अपने जिस तरह यूपीएससी के एग्जाम होते हैं आरपीएससी भी उस तरह एग्जाम करे, ये बिल्कुल इनके युवाओं की बात वाजिब है। और साथ में इन्होंने जो कहा कि भर्तियां नर्सिंग की और संविदा कर्मियों की, ये बिल्कुल इनकी, और जो भारत नकल माफिया की जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही बात है। बहुत से युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इस तरह का माफिया जो काम कर रहा है, और ये वास्तव में पनप रहा है ये उद्योग हकीकत में, और वो आगे ही चलते जा रहे हैं। किस तरह से इस मामले में आप बॉल जो है वो कोर्ट में नहीं डाल सकते स्वर्णिम चतुर्वेदी के, आपके समय भी होता था और ये चिंता लगातार बनी रहती थी कि अगर किसी तरह की
मतलब गंगा नहाने से ज्यादा बड़ा है कोई परीक्षा हो जाए और उसमें अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाए और जाकर नौकरी ज्वाइन कर लें। पहली बात तो पदों की स्वीकृति होती है, वही बहुत मुश्किल होती है, विज्ञप्ति निकलना ही मुश्किल, उसके बाद परीक्षा हो जाए तो उसमें यह तय है कि कहीं मुझे एक बता दीजिए, एक उदाहरण दे दीजिए आप दोनों में से, चारों में से कोई व्यक्ति कि अभी हाल के दौर में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें से किसी एक परीक्षा में पेपर आउट होने के आरोप नहीं लगे हों, पेपर आउट होने की बात सामने नहीं आई हो। सब में हुई है करीब करीब, कमोबेश को एक आध अपवाद छोड़ करके। हो भी गया तो उसके बाद कोर्ट में चला जाएगा मामला, फिर आप पेंडिंग उसको लेकर बैठे रहिए, रिजर्वेशन को लेकर, दूसरे इश्यूज को लेकर। तो ये अपने आप में मतलब यूं समझ लीजिए कि अगर कोई परीक्षा हो गई और अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो वो अपने आप में एक असंभव को संभव कर दिया, भागीरथ गंगा को ले आए। ये तो इससे बड़ा काम हो जाता है। लेकिन सवाल ये है, अगर यहाँ राजनीति की और सरकारों के फेल्योर की बात है और इसके पीछे सरकार तो किसी भी पार्टी की होती है, पार्टी की आइडियोलॉजी काम करती है, तो मुझे थोड़ा सा जवाब ये भी दीजिए। सुमित जी, आप ये बताइए, गुजरात में सबसे कम बेरोजगारी की दर और हरियाणा में सबसे ज़्यादा, दोनों ही राज्य आपके। कांग्रेस की आप स्वर्णिम चतुर्वेदी 10 तरह की गिना रहे हैं मजबूरियाँ, कोविड की, महामारी की, ये वो। छत्तीसगढ़ में 2 दशमलव कुछ और राजस्थान में 26 दशमलव कुछ। ये कैसे भाई? पहले स्वर्णिम जी आप। मैं जेपी जी बताना चाहता हूँ, ये बेरोजगारी दर जो है, बेरोजगारी दर का अर्थ यह है कि जो रोजगार मांगते हैं वो बेरोजगार, उसमें ये मत गिनिए कि इतनी जनसंख्या बेरोजगार है, ये रोजगार जो मांग रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश या बिहार में, यहाँ पे तो रोजगार मांगना ही बंद कर दिया, लोग खेती पे या मजदूरी के लिए निकल पड़े हैं और यहाँ पे हमारी सरकार पर विश्वास है इसलिए रोजगार मांग रहे हैं। लेकिन ये उपेंद्र जी की बात बहुत सही है, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा, जो होनी थी हो चुकी है। इतनी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इसमें सुधार के लिए जो आयोग बनाया उसकी सिफारिशें, बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिसमें इंटरव्यूज बंद होंगे, एक एकल परीक्षा आयोजित होगी जिसमें व्यक्ति ने एक बार परीक्षा दी और उसके जो समान पोस्टिंग है, मतलब उसके जो पद है समान, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, उसमें उनकी कहना चाहिए क्वालिफाई करते ही वो किसी भी विभाग में उनको पोस्टिंग दी जा सकती है। यह चल रहा है। इसके अलावा अभी आपने देखा शिक्षा विभाग में हमने ये तय किया कि जो कुछ लंबित थी भर्तियां कोर्ट के कारण, वो कोर्ट में हमने वापस लिया मामला, तो इसके आगे भी लेंगे हम। निश्चित रूप से जितनी राहत प्रदान कर सकते हैं वो हम करेंगे। ठीक, देखिए सुमित जी, इसमें राष्ट्रीय औसत में जो बेरोजगारी दर का जो औसत है उसमें डबल डिजिट में मुझे लगता है कि राजस्थान ही एक अपवाद है कांग्रेस का। बाकी अधिकतम राज्य जो हैं, गोवा, त्रिपुरा, बिहार, हरियाणा, ये सब आपके राज्य हैं, आपकी पार्टी के द्वारा शासित राज्य हैं। एक इन सब बातों से, राजनीति से परे हटकर एक बात करते हैं कि पिछला 1-1.5 साल का जो दरमियान निकला है वैसा ना तो हमने कभी देखा और हम ये दुआ करते हैं कि आगे इस तरह का नहीं देखना पड़े। इसमें थोड़ा लिबरल होकर, थोड़ा लचीला होकर और थोड़ा नियमों से परे जाकर क्या आवश्यकता नहीं थी काम करने की, जब सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही थी, तो कोई राष्ट्रीय नीति ऐसी बननी चाहिए थी जिसमें रोजगार को सुनिश्चित किया जा सकता, जिसमें चिकित्सा सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को केवल फूल बरसाकर यतिश्री नहीं कर ली जाती, जिसमें यह ध्यान रखा जाता है कि उनको सबसे ज़्यादा खतरा है, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके काम किया है, तो उनको कुछ अलग महसूस हो, ऐसा भी तो होना चाहिए था। सुमित जी। बिल्कुल शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही बात कही और मैं ये भी कहना चाहूँगा इस कोरोना काल से भारत के लिए भविष्य में बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही है। आप देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ और हमें टूरिज्म सेक्टर, इन सब पर भारत को विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें ये अवसर मिला है इस कोरोना काल में, पूरा विश्व में भारत का मान बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये मान मुझे जरूर इस अवसर में कि अपन जितनी इंडस्ट्रीज जो वर्ल्ड में चाइना में है, दूसरी जगह उनको भारत में और लेकर आए और भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन और फास्ट स्केल पर हो, टूरिज्म सेक्टर में बढ़ाया जाए। अनेक ऐसे हैं जी, ये इसमें ये जैसे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये आपदा एक अवसर है और उस अवसर को हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास, उसमें राजस्थान, आप और हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि हमारा राज्य भी आगे चले, और हमारा राज्य आगे जाएगा तो देश अपने आप आगे चलेगा। अवधेश आकोतिया जी, बेरोजगारी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के भाई बहन बहुत सारे मुद्दे हैं, उसमें बेरोजगारी भी एक ऐसा मुद्दा है जो जब विपक्ष में पार्टी होती है तो मुद्दा होता है, और जब पार्टी सरकार में आ जाती है, सत्ता में आ जाती है, तो फिर मजबूरियाँ आ जाती हैं। जब समझ में आ जाता है कि नहीं, सिस्टम ऐसे नहीं चलता, बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, हाथ बंधे हुए हमारे, ये वो 50 चीज़ें। तो ये अतीत से तो हम देखते आ रहे हैं, भविष्य भी इसी तरह का दिखाई देता है कि यही चलता रहेगा। लोग 5 साल बाद सरकार बदलते रहेंगे राजस्थान के संदर्भ में, और वैसे सरकारें बदलती रहती हैं, नए प्रयोग कर लिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी, तृणमूल, फला ढिमका, दिल्ली का भी वही हाल है बेरोजगारी दर के इंडेक्स में, और बंगाल का भी वही हाल है। अवधेश जी। बिल्कुल जेपी जी, देखिए जैसा आपने बताया, अतीत में जिस तरह का होता रहा है भविष्य में भी उसी तरह का होता रहेगा, क्योंकि जो मूल समस्या है उसकी ओर कोई एड्रेस ही नहीं करना चाहता है और अपनी जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता है। देखिए, जो भर्ती निकलती है वो कोर्ट में अटकती है, कोर्ट में उसमें कोई ना कोई लीगल कमी होगी तभी वो अटकती है। उस भर्ती में उस कमी को कोई एक वकील पकड़ के कोर्ट में जाके वहां से स्टे ले आता है,
तो क्या सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र है, सरकार उसको पहले नहीं भाप सकती है, उस कमी को दूर नहीं। इस दौरान बिरला ने कहा कि हर चुनौतियों का